नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन इतिहास का सीरीज का 31वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि ये हमारी प्राचीन इतिहास के सीरीज का अंतिम वीडियो है। आपसे वादे के मुताबिक मैंने 1 महीने में पूरी की पूरी प्राचीन इतिहास के सीरीज का सिलेबस कवर कर दिया है। अब आप पीछे से जाकर वीडियो को देख सकते हैं या आप देख चुके हैं तो आप प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस आईएएस जो पूछ चुका है या पीसीएस में भी जो कुछ पूछ चुके हैं, आप वहां से जाकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगले साल यानी कि 2023 में आने वाले अगले 4-5 दिनों में नई सीरीज की शुरुआत होगी मध्यकाल का। मध्यकाल से पहले मैं थोड़ा सा पूर्व मध्यकाल पर चर्चा करूंगा, तब लिंक अच्छे से जुड़ पाएगा। तो नए वर्ष से नई सीरीज की शुरुआत होगी, वो मध्यकाल की सीरीज होगी। तो आइए आज के सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा करते हैं। पहले आप लोग पिक्चर देख लीजिए, उसके बाद से मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो ये रही अपनी नागर शैली। मंदिर वास्तुकला शैली में 3 शैली आती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इससे पहले हम लोग मूर्ति कला वाला पढ़ा था, जिसमें गांधार, अमरावती और उसके बाद मथुरा शैली आई थी। ये मंदिर निर्माण की शैली है। तो ठीक है, तो पहले हम लोग नागर शैली को देखते हैं। बस नाम आप लोग जान लीजिए, मैं इसका डिटेल बाद में बताता हूँ। देखिए, नागर शैली में ये बीच में गर्भगृह रहता है, ये इसका शिखर होता है, ऊपर वाला कलश होता है, उसके बाद ये वाला आमलक होता है, उसके बाद ये अंतराल का भाग होता है और उसके बाद ये मंडप होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी नागर शैली का चित्र हुआ। ये चबूतरा होता है और इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। उसके बाद अपना द्रविड़ शैली, तो ये जो यहाँ पर शिखर था, यहाँ पर ये विमान हो गया और यहाँ पर ये शिखर हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये तो गर्भगृह ही रहा, ये मंडप हो गया। देखिए, तो दोनों में मंडप में अंतर देखिए, ये चबूतरा हो गया और इसके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। उसके बाद तीसरी शैली है बेसर शैली, जो इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें विमान और मंडप पर विशेष तरह से सजावटी किया गया, इस पर विशेष जोर दिया गया है। देखिए, इन दोनों का विमान और इन दोनों विमान में काफ़ी अंतर है। और मंडप भी देखिए कितनी नक्काशी की गई है। तो यहाँ देखिए, इन मंडपों में इनसे ज़्यादा की गई है और इसके जो खंभे होते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा नक्काशी और प्रवेश द्वार पर भी नक्काशी किया गया है। ये गर्भगृह रहा। तो ये तीनों शैली है, आप पिक्चर ले सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। ये नागर शैली हुआ, ये द्रविड़ शैली हुआ, यह बेसर शैली हुआ। अब तीनों शैलियों के बारे में डिटेल अध्ययन अभी करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा मंदिर वास्तुकला की शैलियों का अध्ययन करते हैं। वास्तुकला के अंतर्गत निर्माण में मंदिर सबसे प्रमुख थे। ये मंदिर जो थे वास्तुकला के अंदर, ये प्राचीन भारत में सबसे प्रमुख थे। वहीं अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मध्यकाल में, तक मकबरे बहुत ज़्यादा बनाए जाएंगे, तो मकबरे प्रमुख हो जाएंगे। और मंदिर जो इस समय निर्माण की गई, ये सभी तरह की थी। गुफा के अंदर बनाया गया, अलग ज़मीन पे बनाया गया, शहर के निकट बनाया गया, शहर से दूर बनाया गया, छोटे आकार के, बड़े आकार के, उसके अलावा विश्व प्रसिद्ध या स्थानीय महत्व के, तो सभी तरह का मंदिरों का निर्माण हुआ। इसलिए प्राचीन भारत में वास्तुकला का यह मंदिर निर्माण सर्वोत्तम रूप है। इसके बाद मंदिर वास्तुकला के शैलियों की बात करें तो हमने पिछले स्लाइड में हमने उनका फोटो देखा था, जिनका नाम था नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। अब हम लोग थोड़े से आगे इन तीनों शैलियों में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मंदिर निर्माण के दौरान कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती है। तो पहला अपना है कि हम लोग स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप हम लोग मंदिरों का निर्माण करते हैं। जैसे कि उत्तर भारत के मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिरों में मुख्य अंतर क्या है कि उत्तर भारत के मंदिर विशाल मंदिर होते हैं और इसकी अपेक्षा दक्षिण भारत के मंदिर विशाल मंदिर होते हैं, जबकि दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत के मंदिर छोटे मिलेंगे। क्योंकि उसके अलावा भी आगे बताता हूँ क्यों, इसका कारण क्या है। उसके बाद दक्षिण भारत के मंदिरों की प्रार्थना सभा बड़ी होती है और जबकि उत्तर भारत के मंदिरों की प्रार्थना सभा छोटी होती है। क्योंकि उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो केवल धार्मिक केंद्र थे, जबकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दक्षिण भारत के मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन के महत्व रखते थे। तो वहाँ पर हर तरह के सामाजिक कार्यक्रम हुआ करता था। इस वजह से क्या हुआ ना कि इनका आकार बड़ा होता चला गया और इनका आकार छोटा हो गया। तो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मंदिरों का निर्माण किया जाता था। उसके बाद साधनों के अनुरूप कि उस वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धि क्या है, इसको अगली स्लाइड में बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। तो कच्चे माल, साधनों के रूप में पहला अपना है कच्चा माल।
साधनों के अंतर्गत देखें तो हम लोग कच्चा माल देखेंगे कि उस समय वहाँ पर क्या क्या मौजूद था। जैसे कि औरंगाबाद में चट्टानों मौजूद थे, जिससे वहाँ से वो चट्टानों के माध्यम से चट्टानों को काट कर मूर्तियाँ बनाई गई थी, मंदिरें बनाए गए थे, बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। इसके अलावा नर्म पत्थरों पर पेंटिंग करना आसान नहीं होता है, तो नर्म पत्थर का उपयोग कड़े पत्थरों पर सपाट मंदिरें बनाई जाने लगी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि धन की उपलब्धता कैसी है। जैसे हमने पढ़ा था प्राचीनतम मंदिरें राजाओं के संरक्षण में बनी थी, जिसमें पल्लव, चोल, चालुक्यों ने मंदिर निर्माण में अपना अग्रणी भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखेंगे कि तकनीक कैसी थी। जैसे कि वो उस समय के एक टेक्नोलॉजी जिसके अंदर कलाकार, वास्तुकार और कारीगर आते हैं कि उस समय कारीगर कैसे थे। जैसे कि हमने देखा था कि मूर्ति निर्माण की कला में यूनान के कारीगरों ने गंधार शैली विकसित किया और मथुरा के कारीगरों ने स्थानीय पर्वतीय मथुरा शैली का विकास किया था। ठीक है, तो ये रहे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीवन दृष्टि क्या है। मंदिर निर्माण के पीछे जीवन दृष्टि भी जिम्मेवार कारकों में से एक है कि देखेंगे उस समय की वहाँ की परंपराएं क्या थी, राजकीय धर्म कैसा था, स्थानीय समुदाय की परंपरा कैसी थी, कलाकार की भावना क्या थी। इस आधार पर भी मंदिरों का निर्माण किया गया। जैसे कि हम लोग देखेंगे भक्ति काल के दौरान दक्षिण भारत में भगवान शिव और विष्णु की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई, जबकि उत्तर भारत में खजुराहों की मैथुन रथ मूर्तियाँ बनाई गई, जिसे नैतिकता की दृष्टि से उसे प्रतिबंध कर देना चाहिए था। लेकिन वो बताता है कि मैथुन रथ मूर्तियाँ यानी कि बाहरी जीवन से हम लोग भोग विलास से मुक्त होकर और भगवान की मूर्ति जो गर्भगृह में अंदर थी वहाँ हम लोग प्रवेश करेंगे, यानी कि भोग विलास से मुक्त होकर भगवान के शरण में प्रवेश करेंगे। ये अपनी उत्तर भारत की खजुराहो की मैथुन रथ मूर्तियाँ यही संदेश देता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कला, समाज और धर्म का विकास कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने पहले बहुत सरल अवस्था में होती है, प्रकृतिगत होती है, जिसमें कोई जटिलता नहीं होती है, सपाट होती है। जैसे कि हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में महायोगी की प्रतिमा देखी थी, जो कि जो जैसे दिखते हैं उसी प्रकार के हैं दर्शा दिया गया है, लेकिन आगे चलकर उसमें परिवर्तन किया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दिवाली का, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि बचपन में हम लोग घी के दिए जलाते थे मिट्टी के बर्तनों में, बट आज क्या है ना कि चाइनीज़ मालों का भरमार हमारे बाज़ार में पड़ गया, तो अलग रंग बिरंग के बल्ब, बत्तियाँ आज मार्केट में आ गई है। तो आप देखेंगे कि वो परंपराओं में धीरे धीरे या समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यानी कि शुरुआत में सरलता था, मिट्टी के दिए सरल थे, और वह चाइनीज़ के समान वो जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को दर्शा रहा है। तो यानी कि धीरे धीरे सरलता में जटिलता तथा प्रकृति में भव्यता आने लगते हैं, यानी कि भव्य होने लगे। सपाट था जिसमें मनुष्य निर्मित भव्यताएं जो होती है आश्चर्यचकित कर देती है। देखेंगे इतनी झलरियाँ हैं, वो अजीब अजीब से रंग निकालती हैं। ठीक है, उसके बाद ये परिवर्तन, विकास, जटिल, भव्य, सुंदर और आडंबर, ये पांचों 6 शब्द हैं जो कि यात्रा जो होती है ना वो सरलता से जटिलता की ओर ले जाती है और प्रकृतिगत से भव्यता की ओर ले जाती है, जिसे हम लोग टेक्नोलॉजी का भी नाम दे सकते हैं। तो जो चीज़ें शुरुआत में रहती है वो प्रकृतिगत रूप में होती है, सरल होते हैं। लोग, व्यक्ति भी जो सरल होते हैं वो बहुत ही अच्छे भी होते हैं, जिसमें जैसे जैसे जटिलताएँ आती है वो ठीक नहीं होते हैं। तो सरल सपाट आज व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है, जटिलताएं तो समाज में मौजूद हैं ही। ठीक है, अब देखते हैं मंदिर निर्माण के संबंध में। मंदिर वास्तुकला के शैलियों में हम लोग देखेंगे कि नागर, द्रविड़ और बेसर मंदिर बनाने की शैली एक ही काल के हैं, तीनों एक ही काल के हैं, बट उनमें स्थानीय भेद है। स्थानीय भेदों का आधार देखेंगे कि लोग, जीवन शैली, विचारधारा, दर्शन एवं कलाकार वहाँ पर अलग अलग होंगे और उनकी समय काल एक होते हुए भी उनमें थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आएगी। ठीक है, इन तीनों शैलियों में। इसके बाद पहले हम लोग देखेंगे नागर शैली, जो कि उत्तर भारत की शैली है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत यानी कि नर्मदा नदी तक नागर शैली का विकास हुआ है। इसके अलावा द्रविड़ शैली, जो कि सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी नहीं सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें दक्षिण भारत में के पल्लव, चोल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। इसमें आर्य और द्रविड़ में विभाजन दिखने को मिलेगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से जबरदस्त समानता भी देखने को मिलेगी। यह कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी क्षेत्रों में ही ये शैली विकसित हुई। उसके बाद अपनी है बेसर शैली या मिश्रित शैली, जो कि नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर होता है, जो कि नर्मदा एवं कृष्णा नदी के बीच एक छोटी सी पट्टी है, वहाँ पर बेसर शैली का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। अब बारी बारी से प्रत्येक शैलियों का डिटेल अध्ययन करते हैं। आइए नागर शैली को समझते हैं।
5वीं शताब्दी के पश्चात उत्तर भारत में जितनी भी विकसित हुई मंदिरें हैं, वास्तुकला की शैली है, वो नागर शैली में ही हुई है। इसमें उत्तर का मतलब ये रहा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5वीं शताब्दी के पश्चात उत्तरी भारत में, ध्यान रखिएगा, विकसित हुई मंदिर वास्तुकला की शैली सब नागर शैली में विकसित हुई है। उत्तर का मतलब हो गया कि मगध, हस्तिनापुर, कन्नौज, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा का कुछ पार्ट, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और मध्य भारत से संबंधित है। इसके अलावा नागर का मतलब समझते हैं। नागर शैली में नागर शब्द, इसका मतलब हुआ नागर। एक नागर का मतलब होता है चतुर, चालाक। एक नागर का मतलब होता है नगर, जो शहर से जो संबंधित है, यानी कि लोक शैली से भिन्न होगा। अभिजात और बौद्धिक वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई ये मंदिरें होती है, समझ बूझ कर बनाई गई मंदिरें होती है नागर शैली की। अब नागर शैली की विशेषताओं को देखें तो 5वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक बने मंदिरों में पंचायतन शैली का उपयोग किया गया था। मैंने बताया था कि पंचायतन शैली सामंतवाद का प्रतीक होता है, जिसके अंतर्गत राजा एक होता है मेन और उसके चारों तरफ सामंत रहते हैं। इस पंचायतन शैली में भी एक देवता मुख्य होते हैं तथा उनके चारों तरफ, चाहे अगल बगल, 4 देवता होते हैं। तो इसमें पंचायतन में टोटल 5 देवता होते हैं, जिसमें एक मुख्य देवता तथा 4 उनके चारों तरफ 4 देवता होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रमुख है गर्भगृह, जो जहाँ पर मुख्य देवता का स्थान होता है वो गर्भगृह होता है। गर्भगृह के बाहर नदी देवी की मूर्ति लगाई जाती है, क्योंकि नागर शैली में मंदिर परिसर में जलाशय या टंकी की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए नदी देवियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गंगा और यमुना शामिल हैं। इसके अलावा मंदिर बिल्कुल ज़मीन से सटे नहीं होते, 4 फीट के ऊंचाई पर वेदी पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा मंदिर के सामने मंडप या सभा कक्ष होते हैं। मंडपों के लिए स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। ये स्तंभ सुंदरता का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। अंतराल गलियारा एक होता है, एक गलियारा होता है जिसमें गर्भगृह तक जाने का एक रास्ता होता है, यानी कि अंतराल के माध्यम से ही गर्भगृह तक पहुंचा जाता है। इसके अलावा शिखर के ऊपर मैंने दिखाया था कि शिखर के ऊपर एक कलश होता है और शिखर के ऊपरी भाग को आमलक कहते हैं और आमलक के ऊपर ही अपना कलश होता है। इसके अलावा गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, परिक्रमा पथ जिसको बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ होता है। और मंदिर के कैंपस या परिसर में 4 दीवारी नहीं होती है और उसके अलावा इसमें प्रवेश द्वार भी नहीं होता है। आप कभी भी जाएं नागर शैली के मंदिरों में तो ये सब सारी विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा और अपने इतिहास को समझने में ज़्यादा बेहतर महसूस होगा और आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। आगे बढ़ने से पहले नागर शैली की विशेषताओं को थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि द्रविड़ शैली से इसकी तुलना करने में बेहतरी होगा और हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। हमने देखा था कि विशेषताओं में पंचायतन, मंडप, नदी देवियाँ, वेदी पर मंदिर, मंडप, स्तंभ ये प्रमुख थे। इसके अलावा अंतराल, शिखर, आमलक या कलश भी यहाँ पर उपस्थित था तथा प्रदक्षिणा पथ भी उपस्थित था। इसके अलावा यहाँ इस नागर शैली में जलाशय मस्ट है, थोड़ा रखिएगा, जलाशय, टंकी, 4 दीवारी और प्रवेश द्वार नहीं थे। नागर शैली के मंदिरों में देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर और उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नागर शैली की उप शैलियाँ कौन कौन सी विकसित हुई, इसके लिए में अंतर्गत हम लोग देखेंगे उड़ीसा में ओडिशा शैली विकसित हुई, जो कि भुवनेश्वर के आसपास कलिंग राज मंदिर है। उसके बाद गुजरात और राजस्थान में सोलंकी शैली विकसित हुई। मध्य प्रदेश में खजुराहो शैली विकसित हुई, जिससे चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों को बनवाया था। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी अपनी है नागर शैली के बाद द्रविड़ शैली, इसे चोल शैली भी कहते हैं, क्योंकि चोल वंश के काल में ये चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा, जबकि इसकी शुरुआत पल्लव शासकों ने की थी। इसमें देखेंगे कि महेंद्र वर्मा चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करवाया। उसके बाद नरसिंह वर्मा रथ पर आधारित मंदिर बनवाया। उसके बाद राज सिंह वर्मा महाबलीपुरम के समुद्र तट पर मंदिर बनवाया और आगे चलकर राजा नंदी वर्मन द्रविड़ शैली में अपना विकास शुरू किया, मंदिरों का निर्माण में शुरू किया था, जबकि चोल वंश ने इसको ऊंचाई पर पहुंचाया था, इसीलिए इसे चोल शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखते हैं द्रविड़ शैली की विशेषताएँ क्या क्या है और इसके उदाहरण कौन से हैं। द्रविड़ शैली की विशेषताओं की बात करें तो ये ऊंची 4 दीवारी से घिरी होती थी। इसके पीछे ऊंची 4 दीवारी के घेरने के पीछे जो इनका नज़रिया था, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, उसके बाद सुरक्षा तथा निजता की दृष्टि से चारों तरफ से 4 दीवारी से घेरा जाता था, जबकि नागर शैली में इसका
अभाव देखने को मिलता है। भूमि अनुदान में दी जाती थी तथा ये मंदिरें उत्सव का केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद ऊंचे प्रवेश द्वार हुआ करता था, चौड़ा अलंकृत स्तंभ और मूर्तियाँ भव्यता रहती थी जिससे गोपुरम कहा जाता था, जो कि नागर शैली में इसका भी अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा पंचायतन शैली का प्रयोग, वहाँ भी नागर शैली में भी पंचायतन शैली का प्रयोग होता था तथा यहाँ पर शिखर पिरामिड नुमा होते थे और शिखर को विमान कहा जाता है जो कि अष्टकोणीय होता है। विमान केवल मुख्य मंदिरों में होता था, गौण मंदिरों में विमान नहीं होता था, जबकि उत्तर भारत में गौण मंदिरों में भी विमान हुआ करता था। उसके बाद अंतराल मौजूद था। उसके बाद गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मूर्तियाँ लगी रहती थी जिसमें द्वारपाल, मिथुन, यक्ष और नदी देवियों की मूर्तियाँ लगी रहती थी, जबकि नागर शैली में इसका अभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जलाशय अनिवार्य रूप से मौजूद होंगे। जैसे कभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे तो एक बड़ा सा जलाशय देखने को मिलेगा। जैसे मैं तिरुपति बालाजी मंदिर गया था तो जलाशय में स्नान करने के बाद ही दर्शन का व्यवस्था था। और मैं साउथ में रहा हूँ तो वहाँ के मंदिरों को काफ़ी अच्छे से देखा हूँ, तो ये मेरे दिमाग में घूम रहा है। आप भी कभी जाएँ उत्तर भारत के मंदिर देखने चाहे दक्षिण भारत के मंदिर देखने, तो आप लोग इन पॉइंटों को थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि जो मैंने पढ़ा है क्या सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा द्रविड़ और नागर मंदिर देखें। ऊंची चारदीवारी होती थी, नागर शैली में नहीं होती थी। ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे, नागर शैली में नहीं होते थे। यहाँ पर पंचायतन व्यवस्था थी और यहाँ भी पंचायतन व्यवस्था थी। पिरामिड नुमा शिखर हुआ करता था, यहाँ नहीं था। फिर उसके बाद जलाशय यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर नदी देवियों की मूर्तियाँ थी, चित्र थे, जैसे गंगा और यमुना का। और गर्भगृह प्रवेश द्वार पर मूर्ति थी जो कि यहाँ पर नहीं था। तो ये रही अपनी द्रविड़ शैली। अब अगला देखते हैं बेसर शैली, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल है, मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। द्रविड़ शैली के मंदिरों को एग्जाम्पल में देखें तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, और गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, ये दोनों मंदिर एकदम याद रखिएगा। अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है द्रविड़ शैली के मंदिर का तो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा बेसर शैली का अध्ययन करते हैं, जो हमारी तीसरी शैली है। बेसर में बिसरा शब्द होता है, जिस संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है दूर का स्थान, यानी कि दूर, नाम से ही इसके चरित्र का पता चलता है, यानी कि दूर के स्थानों पर बनाई गई मंदिर है। मतलब सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव रहा है, मतलब पूरी तरह से नहीं, हल्का फुल्का। तो ये शैली 7वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य शासकों के संरक्षण में बनाई गई थी और ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक क्षेत्रों में फली फूली थी, इसलिए इसे कर्नाटक शैली भी कहते हैं। इसलिए देख लीजिएगा तमिलनाडु, उसके ऊपर कर्नाटक और केरल के आसपास के क्षेत्रों में भी ये शैली विकसित हुई। ये इसकी सबसे खासियत बात है कि ये नागर और द्रविड़ शैलियों का मिक्सचर है, मिश्रण है, ठीक है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र रहा है कृष्णा और नर्मदा नदी के बीच का क्षेत्र, एक पट्टी जो है वहीं पर सबसे ज़्यादा ये विकास किया है। इसके अलावा कर्नाटक तो मेन तो रहा ही है। इसके अलावा इसकी विशेषताओं में देखें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विमान जिसे शिखर कहते हैं, मंडप जिसे सभा कक्ष जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वो अधिक महत्व दिया गया है। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ, इसको खुला बनाया गया है, चारों तरफ से घूमने के लिए खुला बनाया, जबकि नागर शैली में ढके हुए थे और मंदिर का ही हिस्सा था। इसके अलावा स्तंभ, दरवाजे और छत थे, उसको बारीक नक्काशी की गई, उसको सजावट किया गया छोटे छोटे चीज़ों में। उसके अलावा यह द्रविड़ शैली से ज़्यादा नज़दीक है, जो बेसर शैली है द्रविड़ शैली से ज़्यादा नज़दीक है। और इसके उदाहरण के रूप में देखें तो हेलीबीड, होयसलेश्वर मंदिर हेलीबीड का। और उसके बाद बेलूर में चनकेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में आपको काम आएगा। तो ये रही अपनी प्राचीन इतिहास के सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। प्राचीन इतिहास पूरी तरह से मेरे तरफ से ख़त्म हो गया। आप लोग प्रश्न बनाएं मेंस और प्रीलिम्स का, कुछ भी दिक्कत हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और मैं आपका हेल्प करूँगा। बाकी मैं अगले साल, मतलब कि 2-4-5 दिनों में अगला साल आ ही जाएगा, तो मध्यकाल की सीरीज शुरू करूँगा। उससे पहले पूर्व मध्यकाल थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। इससे क्या होगा कि लिंक स्थापित करने में आसानी होगी। तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।